अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज़। सो एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन को। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्रू आउट द प्रीवियस वीडियोस हमने इन डिटेल रोटेशनल बिहेवियर को देखा। फॉर एग्जांपल हम उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, रोटेशनल बिहेवियर क्रिएट कैसे होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वेटलेसनेस कैसे क्रिएट होती है या उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। हमने इन सब चीज़ों को स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली रिलेटिवली फंडामेंटल है टू रोटेशनल डायनामिक्स, यानी ये ज़्यादा बुनियादी तौर पे इम्पॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि हम इसको समझें। हैव यू एवर वंडर्ड कि हमारे पास अगर एक एक हुप हो, हुप से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी शेप जो एक रिंग की तरह बनी हुई है। सो दिस इज समथिंग लाइक रिंग एक्चुअली। सो लेट्स एक्चुअली से हमारे पास ये एक रिंग है और ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है। डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क है कि डिस्क एक्चुअली सॉलिड होती है, ये कम्प्लीटली इस तरह से सॉलिड है। और हुप में क्या है, हमारे पास सिर्फ जो एजेस होते हैं उनके ऊपर वो एग्जिस्ट करती है, दरमियान से वो हॉल होती है यानी खाली होती है। इफ़ आई वर टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मुझे इन दोनों को रोटेट करना हो यानी घुमाना हो एक्चुअली, तो कौन सी शेप ज़्यादा ईजियर है जिसको मैं घुमा सकूँ, यानी द क्वेश्चन इज़ which one is easier to rotate? And this is actually a very fundamental question. हमने अभी तक जितना रोटेशनल डायनामिक्स को डिस्कस किया था, वी हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट कि व्हाट ऑब्जेक्ट अमंग दीज टू इज एक्चुअली ईजियर टू रोटेट। फॉर एग्जांपल हम ये भी एज्यूम करते हैं कि ये जो रेडियस है इनका, ये दोनों का सेम था। तो अगर रेडियस भी सेम हो, मास भी सेम हो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी रियली नो कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इसको रोटेट करना ज़्यादा आसान है। टू आंसर दैट क्वेश्चन हमें एक्चुअली इस सब को पहले, इस सारे बिहेवियर को एक्चुअली पहले से ही समझना होगा। लेट अस एक्चुअली स्टार्ट विद अ मच सिंपलर एग्जांपल, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेट से कोई मास है, लेट से एक्चुअली 10 किलोग्राम्स, और मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली मूव करना है इस पॉइंट से, यानी आगे की तरफ मूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगी आगे आगे की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट का जैसे मास जो मैंने डिस्कस किया कि वो 10 किलोग्राम्स है, लेट अस एक्चुअली से कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट अस एक्चुअली से वो 20 किलोग्राम्स है। अब अगर आपने इसको भी एक्चुअली फोर्स लगानी है और इसको मूव करना है यानी इस डायरेक्शन में, तो कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स कम लगेगी, यानी मैं उसको यहाँ पे भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ कि विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ ईजियर टू मूव एक्चुअली। किस पे फोर्स कम लगाऊँ तो वो मूव करेगा और किस पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यू कैन ऑलरेडी नो कि ये जो 10 किलोग्राम्स वाला ऑब्जेक्ट था, इस पे लेस फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे। वाई? बिकॉज इसका जो मास है वो कम है। सिमिलरली इसका जो 20 किलोग्राम्स वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास चूँकि ज़्यादा है तो उसकी जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअली मास ज़्यादा होता है उसके ऊपर फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है, राइट। इसको आप ज़्यादा आसानी से हम या ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी पता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड इफ़ अ बॉडी इज़ एक्चुअली मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव एक्चुअली अनलेस वी एक्ट अपॉन इट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूव करे तो वो मूव करता रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो सिंस जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से 10 किलोग्राम्स का, अगर आपने इसको मूव करना है एक्चुअली तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है,
यानी अगर आपने इसकी स्टेट को चेंज करना है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन तो कम फोर्स रिक्वायर्ड है क्योंकि इसका मास कम है। और एक वही ऑब्जेक्ट जिसका मास लेट से 20 किलोग्राम्स है, इसको अगर आपने मूव करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर यानी अगर आपने इसकी स्टेट को चेंज करना है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, विच सिंपली मीन्स कि जो 20 किलोग्राम्स वाला ऑब्जेक्ट है इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। सिमिलरली जो 10 किलोग्राम्स वाला ऑब्जेक्ट था इसका इनर्शिया कम है, तो इट हैज़ लेस इनर्शिया। तो एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली कि अगर आपने किसी चीज़ को मूव करना है तो द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू रिक्वायर टू मूव इट इज़ रिलेटेड टू द mass of the object, or we can say how much inertia does that object actually have। तो जिसका mass ज़्यादा होता है उसका inertia भी ज़्यादा होता है, जिसका mass कम होगा उसका inertia कम होगा। यानी जब inertia कम होगा तो force required भी कम होगी, और अगर inertia ज़्यादा होगा तो force required भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे थे। लेट अस क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल गोल है वो एक्चुअली लिनियर मोशन को डिस्कस करना नहीं है बल्कि सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना है एक्चुअली। तो हम उस एक्चुअली अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। हम एक्चुअली रोटेशनल मोशन की बात करना चाह रहे हैं। रोटेशनल मोशन, वी ऑलरेडी नो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क थी फॉर एग्जांपल और ये रोटेट कर रही है इस तरह से, तो आपको ऑलरेडी पता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट था, ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हमेशा जो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होती है वो टेंजेंशियल होती है। इसको लीनियर एक्सेलरेशन जो उसकी वो टेंजेंशियल होती है यानी आउटवर्ड्स होती है। अगर आपने इस एक्सेलरेशन को रिलेट करना होता है विद एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया है इन एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली, जिसमें हमने कहा था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है इट इज़ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एक्चुअली। यानी अल्फा एक्चुअली वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जिससे ये पूरा डिस्क एक्चुअली मूव कर रहा है, और ए वो एक्सेलरेशन है जिससे सिर्फ ये पॉइंट एक्चुअली मूव कर रहा है, यानी वो जिससे एक्सेलरेट कर रहा है। एनीवेज हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये बताना है कि इसके ऊपर हमने कितनी फोर्स लगाई थी इस डिस्क के ऊपर ताकि ये मूव कर सके, वो हमें पता है कि वो फोर्स एम ए के बराबर होती है। लेकिन चूंकि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम इस ए को एक्चुअली रिप्लेस करेंगे विद आर एल्फा, राइट। तो हम ये कहेंगे कि ये बराबर है F is equals to mr alpha, right। Now we already know कि रोटेशनल मोशन में फोर्स का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बल्कि जो ज़्यादा सूटेबल टर्म होती है वो टॉर्क होती है। और टॉर्क क्या होती है? F क्रॉस R एक्चुअली, कि आप कितने डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं एक्चुअली। तो रोटेशन में एक्चुअली फोर्स की जगह जो ऑल्टरनेट टर्म्स यूज़ होती हैं वो टॉर्क होती है। तो हम इस फोर्स वाली जो इक्वेशन है इसको टॉर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि टॉर्क एक्चुअली F टाइम्स R होता है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय R ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट FR इज इक्वल्स टू M R alpha times R, right? So what we get is F times R we know is torque, so this is torque, and R times R is R square, so we'll get mr square alpha, mr square alpha। तो अगर हमें एक्चुअली क्वांटिफाई करना हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रोटेट करना है तो कितना टॉर्क या कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, वो mr स्क्वायर टाइम्स अल्फा होगा। और अल्फा यहाँ पे क्या है? वो एंगुलर एक्सेलरेशन है बाय द वे, जिससे आपने उसको जिस एक्सेलरेशन से उसको रोटेट करना है। लेकिन नोटिस कि हमारे पास जो डिपेंडेंस है टॉर्क की, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आर भी इंक्लूडेड है, यानी कितना दूर आप वो फोर्स लगा रहे हैं ये मैटर करता है एक्चुअली। ये इनिशियली मैटर नहीं कर रहा था बाय द वे, जब हमने इस लीनियर वाले केस को डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड कि आपने सिर्फ फोर्स लगानी है और वो फोर्स एक्चुअली बराबर है m टाइम्स a के। मैथ कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा मैथ होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगी, और किसी चीज़ की डिपेंडेंस नहीं थी। लेकिन हमारे पास ये जो नई क्वांटिटी आई है, यानी अगर आपने किसी चीज़ को रोटेट करना है एक्चुअली, तो जो डिपेंडेंस है वो अब सिर्फ मैथ के ऊपर नहीं है, वो डिपेंडेंस ये भी है कि वो किस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली फोर्स लग रही है, वो आर क्या है एक्चुअली।
इस चीज़ को हम एक्चुअली फर्दर अभी इंटरप्रेट करेंगे। ये दिस इक्वेशन इज़ कंप्लीट, लेकिन अभी इसकी इंटरप्रिटेशन कंप्लीट नहीं है। वी स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन एक्चुअली क्या कह रही है। वी स्टिल वांट टू नो दैट। सो लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस इक्वेशन रियली मीन। उसके बाद हम एक्चुअली इन सारे रिजल्ट्स को आखिर पे वी विल अंडरस्टैंड देम टुगेदर। ऑलराइट, इमेजिन करें कि हमारे पास लेट मी एक्चुअली डिज़ाइन समथिंग। इमेजिन करेंगे लेट से हमारे पास ये दो शेप्स क्रिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है। फॉर एग्जांपल दो सर्कल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल फॉर नाउ अज्यूम करें कि इन दोनों का मास इटसेल्फ जो है वो ज़ीरो है। इसका भी मास ज़ीरो है और इसका भी मास एक्चुअली ज़ीरो है, राइट। अब हम इमेजिन करें कि हम कुछ स्टोन्स लेते हैं और वो लेट से उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा इस रेड डॉट से, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। और इस डॉट का जो यानी स्टोन का जो मास है वो 1 किलोग्राम्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन स्टोन्स को एक्चुअली अरेंज कर देता हूँ इन सर्कल्स के ऊपर। एक अरेंज करने का तरीका ये होगा मेरा कि मैं इनको सिर्फ आउटर एजेस के ऊपर अरेंज करूँगा। तो 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब सबका मास 1 किलोग्राम था। टोटल मैंने 7 स्टोन्स लगाए। तो अब ये जो सारा मास एक्चुअली ये 7 किलोग्राम्स हो गया। यानी इस सर्कल का जो मास है वो एक्चुअली 7 किलोग्राम्स है, जिसको मैंने रोटेट करना है। दूसरे को भी मैं अरेंज कर सकता हूँ 7 किलोग्राम्स में, लेकिन उसकी अरेंजमेंट मैं मुख्तलिफ करूँगा। लेट्स सी मैं अरेंजमेंट कैसे करूँगा। लेट्स से कि वो अरेंजमेंट ऐसे हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and let's say 7 here. ऑल राइट। तो इस जो मेरे जो पहली कन्फिग्रेशन है, जो पहला ये भी 7 किलोग्राम्स का है और दूसरा भी एक्चुअली 7 किलोग्राम्स का है। लेकिन इनके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि ये वाले पॉइंट्स लेटेस्ट एक्चुअली से इस पॉइंट से लेके आखिर तक ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली 1 मीटर्स है। तो ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली 1 मीटर्स अवे हैं फ्रॉम द सेंटर एक्चुअली। इस केस में ऐसा नहीं है बाय द वे। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली ये जो साथ साथ बने हुए हैं, ये लेट से ये भी 0.5 मीटर्स अवे है, ये भी 0.5 मीटर्स अवे है। बाकी सारे लेट से ये भी 1 है, ये भी 1 मीटर्स अवे है, ये भी 1 मीटर्स अवे है, दिस इज़ 1 मीटर्स अवे एज वेल, दिस इज़ 1 मीटर्स अवे एज वेल। लेकिन जो टोटल मास ऑब्वियसली है वो दोनों का 7 किलोग्राम्स है। तो नाउ इफ़ आई क्वेश्चन यू कि अगर मैंने इनको रोटेट करना हो तो कौन सा ज़्यादा आसानी से रोटेट होगा, तो वेल यू माइट आर्ग्यू कि इन दोनों का मास ऑब्वियसली 7 किलोग्राम्स है, तो द बोथ शुड रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क जो कि हमें लगाना पड़ेगा। लेट अस एक्चुअली कंफर्म इट यूजिंग दिस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिराइव की है। तो ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, जिसको मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर आपने किसी चीज़ को घुमाना हो, टॉर्क लगाना हो, तो जो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टॉर्क होता है वो होता है mr² अल्फ़ा के बराबर होता है। तो लेट अस एक्चुअली हम इस केस 1 के लिए भी इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और केस 2 के लिए भी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, और दोनों केसेस में देखेंगे कि टॉर्क किस केस में ज़्यादा आता है और किस केस में टॉर्क एक्चुअली कम आता है। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं एक्चुअली इस केस 1 के लिए सॉल्व करूँगा। केस 1 में मैं करूँगा क्या कि मैं हर पॉइंट को इंडिविजुअली कंसिडर करूँगा। यानी मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट के ऊपर कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा अगर मैंने फोर्स लगानी है, इस पॉइंट पे कितना रिक्वायर्ड होगा, इस पॉइंट पे कितना रिक्वायर्ड होगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट 1 पे जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा m1, यानी इस पॉइंट का जो मास है वो मैंने बोला 1 किलोग्राम्स है, टाइम्स r1, यानी सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो 1 मीटर्स है बाय द वे। m2 का भी इसी तरह से लिखा जाएगा, प्लस m3 का भी इस तरह लिखा जाएगा। यानी मैं ये बता रहा हूँ, सॉरी, द इक्वेशन शुड बी एक्चुअली, टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो mr² अल्फ़ा होता है, तो ये होगा m1 अल्फ़ा प्लस m2 r2² अल्फ़ा प्लस m3 r3 अल्फ़ा एंड सो ऑन टिल
7th पॉइंट जो कि m7r7 स्क्वायर्ड अल्फ़ा होगा। ये मैं केस 1 में डिस्कस, सिंपली मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं हर पॉइंट के ऊपर बता रहा हूँ कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट को रोटेट करना है तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, राइट। 7 पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं 7 टॉर्क्स को मैंने उसको ब्रेक कर दिया, और ये सारा टोटल टॉर्क के बराबर होगा जो कि सर्कल का होगा टोटल के। हम एक्चुअली काम करते हैं, वैल्यूज भी पुट कर देते हैं सब में। वी ऑलरेडी नो कि जो मैसेज हैं सारे वो बाहर बराबर हैं, उनका वेयर 1 किलोग्राम्स है। और ये जो केस 1 है, ये जो सारे पॉइंट्स एक्चुअली मैंने 1 मीटर दूर रखे थे इस सेंटर पॉइंट से लेके, तो जो आर है वो भी सबके लिए 1 है एक्चुअली है। तो वी कैन से कि m1r1 का मतलब ये है कि m1 की वैल्यू 1 है, r1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 7 टाइम्स अल्फ़ा आएगा ऑब्वियसली, और ये इस टॉर्क के बराबर आ जाएगा। तो जो टोटल टॉर्क आया है केस 1 के लिए वो लेट से 7 अल्फ़ा आया है। ऑलराइट, अब एक्चुअली देखें केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं इसको। केस 2 में देखें एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो 1 मीटर दूर ही हैं, उनका किलोग्राम्स 1 किलोग्राम है सब, और 1 मीटर दूर ही हैं सब। लेकिन ये जो दूसरे पॉइंट्स थे जो मैंने ड्रॉ किए थे, ये 1 मीटर दूर नहीं बल्कि 0.5 मीटर दूर हैं। तो अगर मैंने टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना होता तो लेट्स एक्चुअली से कि ये वाला जो है ये m1 है, ये वाला जो है m2 है, ये m3 है, ये m4 m5 m6 m7, लेकिन मेनली तो वो है जो डिफरेंट है एक्चुअली। तो m1 की वैल्यू 1 किलोग्राम्स ही है, लेकिन जितना वो डिस्टेंस दूर है सेंटर से वो लेट से 0.5 स्क्वायर्ड है, क्योंकि हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, m1r1 स्क्वायर्ड अल्फ़ा प्लस m2r2 स्क्वायर्ड अल्फ़ा से लेके 7th पॉइंट तक m7r7 स्क्वायर्ड अल्फ़ा। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, r1 की वैल्यू 0.5 है, यानी वो 0.5 मीटर्स दूर है सेंटर से। सिमिलरली r2 भी एक्चुअली उसका मैथ भी 1 है और वो 0.5 मीटर्स दूर है सेंटर से, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बाकी सब का डिस्टेंस एक्चुअली 1 मीटर है, तो मैं उसको सिंपली लिख देता हूँ कि वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर टाइम्स अल्फ़ा से लेके 7th पॉइंट तक वो एक्चुअली ऐसे ही है अल्फ़ा, और ये सारा टोटल टॉर्क के बराबर होगा जो कि केस 2 के लिए होगा। अब अगर आप इन सब क्वांटिटीज़ को एक्चुअली ऐड करें तो अगर आप इन सब को एक्चुअली ऐड करें तो 0.5 का स्क्वायर एक्चुअली होता है 0.25, और 0.25 और ये 0.25 जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 0.5 अल्फ़ा प्लस ये 5 टर्म्स थी तो 1 इंटू 1 होता है टाइम्स अल्फ़ा मतलब 5 अल्फ़ा, और ये सारा आएगा टोटल टॉर्क के बराबर, टोटल टॉर्क। तो 5 प्लस 0.5 कितना होता है 5.5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टॉर्क टोटल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। नोटिस द डिफरेंस इन रिजल्ट्स फॉर द 2 केसेस एक्चुअली। वो क्या रहा है कि जो पहला केस था जिसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स को सेंटर ऑफ मास से दूर रखा था, यानी सब पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास से दूर थे एक्चुअली, उस केस में जो टॉर्क रिक्वायर्ड आया है टोटल इसको घुमाने का वो 7 टाइम्स अल्फ़ा आया है। लेकिन केस 2 में एक्चुअली जब हमने 2 पॉइंट्स को एक्चुअली करीब भी लेके गए सेंटर ऑफ मास के, तो हुआ क्या कि जो हमारे पास टोटल टॉर्क आया वो 5.5 आया, यानी अब टॉर्क रिक्वायर्ड कम है, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे इन दोनों को घुमाना होता तो ये वाला जो टॉर्क, ये वाला जो है, ये वाला जो केस है, इसको रोटेट करना आसान है कंपेयर टू इसको रोटेट करना मुश्किल है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क आया 5.5, इसका टॉर्क आया 7, तो ज़ाहिर है इसका टॉर्क कम है, तो मतलब इसको कम फोर्स चाहिए घूमने के लिए और इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए घूमने के लिए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट राइट, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि अगर आपकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है राइट, हमने सिंपली दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या था, मास को किस तरह से डिवाइड किया था, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमने बोला कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले केस में क्या थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन सारे पॉइंट सेंटर से अवे थे, और दूसरे केस में क्या था
कि सारे पॉइंट सेंटर से वे नहीं थे, कुछ पॉइंट्स एक्चुअली सेंटर के करीब भी थे। तो वो केस जिसमें मैस ज़्यादा स्प्रेड आउट है, स्प्रेड आउट मैस, उसको घुमाना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इट। सिमिलरली जिसका मैस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, नॉट स्प्रेड आउट, उसको घुमाना आसान है, राइट। सो सो द होल आइडिया इज़ रियली कि अगर आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ घुमाना आसान है, कौन सी चीज़ घुमाना मुश्किल है, तो यू हैव टू चेक कि उसका जो टोटल मैस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से और वो सॉलिड है, यानी सॉलिड जिस तरह से एक सीडी होती है। तो अब ये देखें, इसका लेट से मैस 1 किलोग्राम्स है और एक हमारे पास हूप है, यानी एक सिर्फ रिंग है जिस तरह से, इसका भी मैस लेट से 1 किलोग्राम्स है। तो इसका 1 किलोग्राम जो सीडी का 1 किलोग्राम्स है ना, वो देखें पूरे इस सीडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सॉरी पूरी सीडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली। तो होगा क्या, क्योंकि मैस की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हुई हुई है, अच्छी सेंस में, क्योंकि सेंटर पॉइंट से लेके बाकी सब पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यानी जो मैस पॉइंट से डिफरेंट है, वो टोटल मिला के जो टॉर्क क्रिएट करेंगे वो कम होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो अगर सेंटर से दूर हैं तो जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली क्या हुआ है, वो ज़्यादा स्प्रेड आउट मैस है, इसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है एक्चुअली। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो टोटल टॉर्क होता है या जो रिक्वायर्ड टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है कि मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। एक्चुअली इस मैस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। वो नाम क्या होता है, बाय द वे वी ऑलरेडी नो द फैक्ट कि मैंने टोटल टॉर्क कैसे डिफाइन किया था। टोटल के जो मैस पॉइंट 1 है वो कितना टॉर्क है, प्लस m2r2 स्क्वायर, मैंने पहले यानी यूज़ किया, राइट। प्लस लेट से हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, n स्क्वायर्ड, और ये सारा अल्फ़ा से मल्टीप्लाइड था, सॉरी अल्फ़ा 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 तो सब में कॉमन है, तो मैं अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ, तो होगा m1r1 स्क्वायर्ड प्लस m2r2 स्क्वायर्ड प्लस सो ऑन से लेके mn/n² तक। और अल्फ़ा तो ज़ाहिर कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। ये जो सारी क्वांटिटी है ना, इसको एक्चुअली हम ये कह सकते हैं, बाय द वे अगर आपने बहुत बड़ा समेशन लिखा हो तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम ये कहते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mi/ri²। ये समेशन का क्या मतलब है कि हम ये कहते हैं कि हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहली टर्म आएगी m1r1² प्लस समेशन का मतलब होता है कि नेक्स्ट टर्म जो होगी वो स्क्वायर होगी, यानी सॉरी प्लस होगी, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो होगा m2r2² से लेके हम n तक जाना चाहते हैं तो हम एक्चुअली n तक जाएंगे एक्चुअली। तो ये एक्चुअली जो मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है और जो नीचे वाली टर्म लिखी है, एक्चुअली ये वाली टर्म दोनों सेम है, बस मैथमेटिकली उनको हमने एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया बाय द वे, और ये 7 अल्फ़ा ये ऐसे आ जाएगा। तो जो टोटल टॉर्क होता है वो एक्चुअली बराबर होता है इस चीज़ के। और ये जो क्वांटिटी है ना बाय द वे, इसको हम कहते हैं कि ये आई के बराबर है, यानी ये एक्चुअली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम ये कहते हैं कि टॉर्क जो होता है वो एक्चुअली आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा के बराबर होता है। और आई यहाँ पे क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली। हमने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहा, यानी mr² को मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहा, बाय द वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है क्योंकि हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने उसको मूव करना है लीनियर डायरेक्शन में, तो कितनी आसानी से कितनी मुश्किल से उसको मूव करेंगे वो डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर। और हमने बोला था कि मैस उस केस में जितना ज़्यादा मैस होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है उसमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपने किसी चीज़ को रोटेट करना है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई हुई है, यानी डिफरेंट मैस पॉइंट कितना दूर है सेंटर ऑफ एक्सेस है एक्चुअली। तो इसलिए जो पूरी क्वांटिटी है, अब सिर्फ मैस नहीं, अब सिर्फ मैस की बात नहीं होगी, अब उस डिस्टेंस की बात होगी, वो मैस कितना दूर है सेंटर से लेके, कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्चुअली। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम एक्चुअली कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है, राइट।
बाय द वे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऑलरेडी अब समझ लिया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो कि सिंपल मैस लिनियर मोशन में रोल प्ले करता है। क्यों? देखें, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। यहाँ पे मैस रोल प्ले कर रहा है कि हम इनर्शिया यानी कितनी आसानी से इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और इसी का इक्विवेलेंट हमने क्या फाइंड किया है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा। ये रोटेशनल मोशन में है। टॉर्क का इक्विवेलेंट क्या है? फोर्स। अल्फा का इक्विवेलेंट क्या है? एक्सेलरेशन। तो आई का इक्विवेलेंट क्या होगा? मैस। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो कि लिनियर मोशन में मैस रोल प्ले करता है एक्चुअली। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन निकाली है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर। तो ये रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट सेकंड लॉ यूजुअली क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन अगर आप रोटेशन में जाएंगे तो एफ जो होता है वो टॉर्क में चेंज हो जाता है, मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होता है जिसकी वैल्यू सिर्फ मैस नहीं रहती, एम आर स्क्वायर हो जाती है, और ए यानी ये अल्फा के अंदर चेंज हो जाता है। अगेन बाय द वे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे आर से मतलब रेडियस नहीं है, आर से मतलब मैस का वो पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कितना दूर है सेंटर ऑफ रोटेशन से, या सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये ऊपर डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो मैस पॉइंट्स थे वो कितना दूर थे सेंटर से, ये वो आर है एक्चुअली। ये वाला फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट था ये 0.5 मीटर्स अवे था, ये भी 0.5 मीटर्स अवे था, बाकी सारे 1 मीटर्स अवे थे। तो हाउ आर दोज मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअली उसका टोटल एम आर स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। Anyway, so this is it actually. We have discussed about moment of inertia and using an example मैंने आपको demonstrate किया कि किस तरह से एक वो ऑब्जेक्ट जिसका मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मोमेंट ऑफ उसका जो टॉर्क है वो कम आएगा, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्चुअली जो मास है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मोमेंट ऑफ उसका जो टॉर्क होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आएगा। तो यानी एक इस तरह के ऑब्जेक्ट को एक्चुअली रोटेट करना ज़्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कॉम्पैक्टनेस है। तो वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे सबसे शुरू में किया था क्लास के कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से, इस हुप में से और इस डिस्क में से कौन से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना ज़्यादा मुश्किल है? तो द आंसर इज़ एक हुप को रोटेट करना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है वो सेंटर से ज़्यादा दूर हुई हुई है, लेकिन जो डिस्क होता है उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि डिस्क सेंटर के करीब हुए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ पॉइंट्स एक्चुअली सेंटर के अवे हुए हुए हैं सेंटर से। लेकिन टोटल जो आप ज़्यादा देखेंगे इस केस में क्या है कि सारे पॉइंट्स बहुत दूर हैं सेंटर से, इस केस में कुछ पॉइंट्स दूर हैं कुछ पॉइंट्स करीब हैं। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का होता है वो कम होता है और हुप का ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि इसको घुमाने के लिए, इस हुप को घुमाने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा, और इसको जो रिक्वायर्ड टॉर्क होगा वो एक्चुअली कम होगा। एनीवेज, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली।